Hello students, this is video number 10 of Center of Mass और आज का टॉपिक है इसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स। अब जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स हम स्टडी करने वाले हैं, आप सोचोगे कि इसके अंदर सेंटर ऑफ मास का क्या रोल है, वो हमने अंडरस्टैंड करना है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले इस वीडियो के अंदर हम सेंटर ऑफ मास की शायद बात ना कर पाएँ कि उसका क्या रोल है, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स की कैसी प्रॉब्लम्स इसके अंदर एसोसिएट करती हैं, इसके अंदर जो आएंगी वो कैसे आएंगी और किस हिसाब से हम उनका विजुअलाइज करेंगे। पहले उसका नॉर्मल मेथड सीखेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास को यूज़ करके सीखेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेटर मेथड है और अंडरस्टैंड उसको प्रॉपरली करेंगे। ये स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो ब्लू कलर में जो मैंने ऊपर बनाया है उसमें दो ब्लॉक्स हैं जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हैं अपनी नेचुरल लेंथ के साथ। ठीक है, नेचुरल लेंथ अब आपको मालूम है बड़े अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने उनको कंप्रेस कर दिया, कैसे भी करके हाथ को यूज़ करके या समहाउ हमने उनको कंप्रेस किया और कंप्रेस्ड मोड में ही रखा। ये मैंने यहाँ पे रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग है जिसको मैं काटने वाला हूं। अभी अचानक एकदम काटूंगा और काटने के बाद आपको मालूम है मास m2 जो है वो भी नेचुरल लेंथ की तरफ जाना चाहेगा, m1 भी अपना इस ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। अब मासेस दोनों के डिफरेंट हैं। अब हज़ारों क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकते हैं कि भाई अब इस सिस्टम का होगा क्या, अब ये जो सिस्टम है इसका होगा क्या। m1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी कि m2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्या क्या पहले कौन रुकेगा, मास ज़्यादा वाला मास पहले रुकेगा या कम वाला मास पहले रुकेगा, कौन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा दोनों में से। ठीक है, तो ये सब हमने अंडरस्टैंड करना है। हमने दोनों मासिस को, इसके अंदर चार अननोन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप देखो जरा ध्यान से, एक v1 v2 और एक x1 x2। आप पहले सिस्टम को समझने की कोशिश करना। दो ब्लॉक्स थे जिनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, जिनके बीच में जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसको हमने दोनों ब्लॉक्स को एक साथ कंप्रेस किया। अपने हाथ से मान लो आपने टेबल के ऊपर रखे हैं और इन दोनों को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद अचानक आपने हाथ छोड़ दिए दोनों। ठीक है, तो ये इन और ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये रखा गया है वो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन कोई प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम एक चीज़ आप बड़ा खास ध्यान रखोगे, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है। अब चार अननोन्स हैं आपके x1 x2 v1 v2 और अल्टीमेटली सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर 4 इक्वेशंस। उन 4 इक्वेशंस को मुझे ढूंढना है कि वो 4 इक्वेशंस कहां से आएंगी। तो लेट्स सी किस तरह से आएंगी। आप एक चीज़ बड़े अच्छे से नोट कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास यहां पे रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली तो रेस्ट पे था ना यहाँ पे कंप्रेस करने से पहले। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद रॉदर, ठीक है, वो बिल्कुल रेस्ट पे रखा था, तो सेंटर ऑफ मास भी उसका रेस्ट पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास भी जब रेस्ट पे है, जब आपने हाथ को छोड़ भी दिया, जब आपने अपने हाथों को छोड़ दिया या उस थ्रेड को काट दिया जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो जब थ्रेड को काटोगे तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस पिक्चर में आएंगी, नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। दो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट because when external force is equal to 0, ACM equal to 0, ACM 0 means VCUM will remain constant। VCUM अगर पहले से 0 है तो फिर से 0 ही रहेगा। तो इस बात को हमने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया और उसी के बेसिस पे दो इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं। एक तो क्लियर कट नजर आ रही है फर्स्ट इक्वेशन मुझे, क्या, ये देखो मैं यहां लिखता हूं x1 प्लस x2 इक्वल टू x0, x1 प्लस x2 इक्वल टू सॉरी x1 प्लस x2 इक्वल टू x0। ये पहली इक्वेशन हमें नजर आ रही है। आप अच्छे से साफ साफ अपनी कॉपीज में लिखो, आपको कोई साइड पे घुसाने की जरूरत नहीं है, मुझे स्पेस की वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, x1 x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ये मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 लिखूंगा। आपको ये बताना है मुझे यहाँ पे कि यहाँ क्या चार इक्वेशंस मैं यहाँ पे फॉर्म कर ली या नहीं। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू x0 लिखा। दूसरा मैंने क्या बोला, एज there is no external force for the movement of these m1 and m2, therefore the center of mass which was initially at rest will remain at rest, and hence we will use that concept. What concept? M x1 is equal to m x2, जो हमने बोर्ड की प्रॉब्लम्स में यूज किया था, अगर आपको याद हो तो। एम x1 इज इक्वल टू एम x2। लेफ्ट वाली साइड कौन जा रहा है, राइट वाली साइड कौन जा रहा है, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, इसलिए एम x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एम x2। दिस विल बिकम आप इक्वेशन नंबर 2। एंड व्हेन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा,
यहाँ पे आपको x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड x0। ठीक है, x0 भी हमें पहले से मालूम है। आपको जो भी आंसर निकालना है यहाँ पे व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि आप किसकी टर्म्स में निकालो, विच आर द नोन क्वांटिटीज m1 m2 एंड x0। इसकी टर्म्स में क्या, इन दो इक्वेशंस को यूज करके आप x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट दैट। ठीक है, ये m1 m2 लिखना चाहिए था मुझे, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ठीक है, m2 x2, और इस तरह से ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये दो इक्वेशंस मिल गई, x1 x2 कैलकुलेट भी हो गए। अब किसकी बात बची, v1 और v2 की। देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। आप देखो पहली इक्वेशन मुझे पता कहाँ से मिलेगी, एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो लीनियर मोमेंटम ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन की इक्वेशन आप इनिशियली इन दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं, इसलिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से देखो क्या मिला, ये m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2। अब ये जो आपने माइनस ऑफ m2v2 लिखा ना, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो मोमेंटम है उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वो तो बट ऑब्वियस है कि m2 जो है वो इस तरफ जा रहा है, m1 जो है वो इस तरफ जा रहा है, इसलिए वो मोमेंटम तो उन दोनों का रिवर्स होना ही था। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, आपके पास इक्वेशन बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। याद रख लो, यहां पे v1 और v2 के ऊपर मैंने वेक्टर इसलिए नहीं डाला क्योंकि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड्स इन दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन एक इक्वेशन और चाहिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आई विल नीड अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। वो इक्वेशन नंबर 4 जब मुझे मिल गई तो मैं v1 और v2 को बड़े इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। v1 और v2 को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। जब हमने m1v1 इक्वल टू m2v2 लिखा ना, m1v1 इक्वल टू m2v2, तो v1 किसके इक्वल हुआ, m2v2 अपॉन, ध्यान देना प्लीज, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं यहां, m1। ठीक है, ये हमने यहां से कंक्लूड किया। जब हमने यहां से ये चीज कंक्लूड की ना, यहां पे हमें क्या पता चला कि जब v2 जीरो होगा उसी समय v1 भी जीरो होगा। जैसे ही v2 जीरो होगा वैसे ही v1 जीरो होगा। मतलब जो आपका सिस्टम था, जो कंप्रेस्ड फॉर्म में था, जब मैंने उसको रिलीज किया वहां से, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला ब्लॉक पहले रुकेगा और बाद में ये वाला ब्लॉक रुकेगा। दोनों इकट्ठे रुकेंगे, दोनों इकट्ठे रुकेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है इधर। ठीक है, और v इक्वल टू जीरो होता कब है, मैक्सिमम इलोंगेशन में। याद रखना, ये मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग्स पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, अगर नहीं मालूम तो आपको याद आना चाहिए वो, नहीं तो मुश्किल आएगी ये समझने में। तो v1 जब v2 मैक्सिमम होगा उसी समय v1 भी मैक्सिमम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, m1 और m2 तो कांस्टेंट है, तो v1 डिपेंड ही सिर्फ किस पे कर रहा है, v2 पे। तो इसका मतलब ये दोनों साथ में मैक्सिमम होंगे और दोनों साथ में जीरो होंगे। दैट मींस कि दोनों नेचुरल लेंथ की पोजीशन में, जहां से ये आए थे, नेचुरल लेंथ की पोजीशन पे दोनों साथ में पहुंचेंगे, और नेचुरल लेंथ की मैक्सिमम एलोंगेशन की पोजीशन में भी दोनों साथ में पहुंचेंगे हमेशा। हमेशा पता क्यों बोला, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और ये वाला ब्लॉक एसएचएम करता रहेगा, ये वाला ब्लॉक भी एसएचएम करता रहेगा, दोनों एसएचएम करेंगे। डू यू नो व्हाट इज एसएचएम? दिस इज कॉल्ड एसएचएम। बार बार ऑसिलेटरी मोशन, एक ही जगह एक ही पॉइंट के अराउंड वो घूमते रहेंगे दोनों, ये वाला भी ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन दोनों नेचुरल लेंथ की पोजीशन से एक ही टाइम पे आएंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक ही टाइम पे जीरो होगी, और दोनों की वेलोसिटी मैक्सिमम भी एक ही टाइम पे होगी। यानी कि नेचुरल लेंथ भी एक टाइम पे, नेचुरल लेंथ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, नेचुरल लेंथ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन यहां पे नेचुरल लेंथ के बराबर ही है, क्योंकि ये वर्टिकली हैंग्ड नहीं है। ठीक है, तो मीन पोजीशन पे उसकी या नेचुरल लेंथ पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और मैक्सिमम इलोंगेशन में उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये कहानी इससे रिलेटेड जो हमने यहां से कंक्लूजन निकाला, दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने पास नोट करके रखो।
अब आती है बात कि यार ये इक्वेशन हम ये आंसर निकालें कैसे। ये तो हमने रिलेशन निकाल लिया कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, जहां पे मुझे m1 और v1 और v2 का आपस का रिलेशन पता चल गया। बट मैंने आपको क्या बताया, नोन चीजें क्या हैं आपकी, m1 m2 m1 m2 और x नॉट। तो इसलिए जो भी आंसर निकालना है आपने वो इनकी टर्म्स में, तीनों की टर्म्स में निकालना है। तो इसके लिए आपको एक और इक्वेशन चाहिए होगी। वो इक्वेशन कहां से आए और अब कौन सा कॉन्सेप्ट हम इसके ऊपर लगाएं, आपको याद दिलाता हूं। एक कॉन्सेप्ट और लगेगा यहां पे, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। ई आई इज इक्वल टू ई एफ, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। मैंने आपको पहले से ही बताया कि ये सिस्टम क्या है, स्मूथ है। आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी नहीं है। तो आपको मालूम है डेल ई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यानी इनिशियल आपका वर्क पावर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। ई आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ, यानी कि ई आई कितना था, आओ मैं ई आई लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगा। कंप्रेस्ड फॉर्म में थे आपके आपके स्प्रिंग्स, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी उनके अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों रेस्ट पे थे, नो काइनेटिक एनर्जी, आपको प्लस जीरो लिख देना चाहिए क्योंकि दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे थे। फाइन। फिर जब हमने छोड़ा और अगर मुझे V1 V2 निकालना है तो V1 V2 जो हैं, V1 V2 जब मुझे कैलकुलेट करने हैं तो उस समय जिस समय उन्होंने V1 V2 वेलोसिटीज अटेन की हैं तो उस समय उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये जो वेलोसिटीज आप निकालोगे ये उसकी नेचुरल लेंथ पे ये दोनों वेलोसिटीज आएंगी, याद रखना। क्योंकि आपने देखा, आपने यहाँ पे हाफ, अगर नेचुरल लेंथ पे नहीं होता तो फिर तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले रहे हैं हम, जीरो। जीरो क्यों ले रहे हैं, ये इक्वेशन हमने कहाँ लिखी है, दिस इक्वेशन इज एट नेचुरल लेंथ, एट नेचुरल लेंथ। अब इसी सिस्टम के अंदर अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ उनकी दोनों की वेलोसिटीज मैक्सिमम इलॉन्गेशन में कितनी होगी, सिंपली से जीरो। मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, बिल्कुल जीरो। सिंपल आंसर आपने जीरो मान लेना है। और V1 और V2 जो हैं वो नेचुरल लेंथ पे मैक्सिमम होंगी। वो ये V1 और V2 जो आप यहां से कैलकुलेट करोगे ये नेचुरल लेंथ पे आएगी, मीन पोजीशन पे आएगी, दैट मींस दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। फिर तीसरी बात क्या है इसमें कि अगर आपको बोला जाए कि जब मैक्सिमम एलोंगेशन में ये दोनों कितना चलेंगे, ठीक है, तो वो भी वैसे ही निकालना है आपने। एट मैक्सिमम एलोंगेशन, एट मैक्सिमम एलोंगेशन, जब मैक्सिमम नेचुरल लेंथ से भी ज्यादा लास्ट में, फिर वापस आना जब इन्होंने एट मैक्सिमम एलोंगेशन m1 x1 लिखा था ना पहले, अब x1 डैश लिखो। x1 डैश क्या है, मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए जो पोजीशन है m1 मास की, ठीक है, मैक्सिमम एलोंगेशन की पोजीशन, मैक्सिमम एलोंगेशन की पोजीशन है ये m1 मास की, ठीक है। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 डैश, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x1 x2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x1 x2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और x1 x2 की आपने रिलेशन निकाल लिया। अगर आपको इसकी वैल्यूज भी चाहिए, अगर x1 डैश और x2 डैश की, तो उस समय आप फिर क्या लगा लो, फिर आप उस पोजीशन पे मैक्सिमम एलोंगेशन पे आप एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा लो, ई आई इज इक्वल टू ई एफ वाली, ठीक है। बड़े आराम से निकाल सकते हो। हमें मालूम है मैक्सिमम एलोंगेशन में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर्ड है दोनों के अंदर, तो वो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 डैश स्क्वायर, इधर भी डैश डालो, ये होगी, ठीक है। इसको रिलेट कर लो आप इनिशियल वाली के साथ, इनिशियल वाली आपको बताई थी, उधर से आपको x1 और x2 की दो इक्वेशंस मिल गई, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व नहीं करनी है अभी आपने, बस आपको समझा रहा हूं कि इक्वेशंस, जब आपके पास इक्वेशंस हो तो अननोन निकल जाते हैं, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इक्वेशंस बनाना सीखा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यहां लगेंगे, ठीक है। कुछ स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट लगे, कुछ आपके वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट लगे जिसमें ई आई इज इक्वल टू ई एफ था, मोमेंटम कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट लगे, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट लगा। तो बहुत से कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व थे जो आपको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से अपने पास इस चीज़ को नोट करके रखो। इसको और प्रैक्टिस में लाने के लिए हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। आपने मास m और 3m लिया है यहाँ पे m1 m2 की जगह,
यही इसमें चेंज है पीछे वाले से। और आपने इसको एक्स नॉट कंप्रेस किया हुआ है और यहाँ से आपने रिलीज़ किया है इसको। यहाँ से रिलीज़ करने के बाद अब आपको बताना है कि नेचुरल लेंथ पे x1 कितना होगा, नेचुरल लेंथ के लिए x1 कितना होगा, x1 मतलब ये कितना नेचुरल लेंथ के ऊपर के लिए चलेगा और नेचुरल लेंथ पहुंचने के लिए ये कितना चलेगा। मतलब अल्टीमेटली इन दोनों ने नेचुरल लेंथ पे पहले पहुंचना है, लेकिन नेचुरल लेंथ पे जाने के लिए इसको कितना चलना पड़ा और इसको कितना चलना पड़ा, दैट इज x1 एंड x2। और फिर इसी तरह से v1 एंड v2 निकालो नेचुरल लेंथ पे। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पीछे सीखा, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर हम अब कैलकुलेशंस आ जाएंगी आपकी। उन्हीं उन्हीं इक्वेशंस, मैंने पहले इक्वेशंस पूरी सॉल्व नहीं की, लेकिन अब पूरी इक्वेशन सॉल्व करके आपको ये पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। कॉन्सेप्ट वही है, टोटल कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पहले बताया, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स की ये पहली कैटेगरी है व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ये मैंने बताया नहीं आपको स्टार्टिंग में कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट है। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में जो सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट पे था, और ऑब्वियसली वो फिर रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ लग नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए हमें उस चीज़ का बड़ा खास फायदा हो जाता है, ये याद रखो प्लीज़ कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, इसका हमें फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है? व्हेन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट तो आप वो इक्वेशन लगा पाते हो, कौन सी, m1x1 इज इक्वल टू m2x2 वाली, ठीक है। तो लेकिन जब रेस्ट पे नहीं होगा फिर उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, दैट विल बी इन द अपकमिंग वीडियोस। अब दोनों ने मिलके नेचुरल लेंथ तक पहुंचना है, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी आपकी, जो पहले आपको सिखाया था पीछे भी, x1 x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, x नॉट। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी के बेसिस पे आपको मालूम है कि एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट हेयर, as no external force is present here, therefore as no external force is present here, therefore the center of mass will remain at rest। फिर हम सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट की हम इक्वेशन लगाएंगे, m1x1 इज इक्वल टू m2x2 वाली। ये हमारी दो इक्वेशंस बनी। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं पूरा निकाल के देता हूं आपको कैसे निकालना है। आप लोग क्या करोगे, वी कैन सी x1 इक्वल टू mm तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ mm तो कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए आपका x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x1 इक्वल टू 3x2 आ गया। x1 इक्वल टू 3x2 आ गया। जैसे ही x1 इक्वल टू 3x2 आया तो 4x2 इक्वल टू कितना आ गया, x नॉट आ गया। और अल्टीमेटली हमें पता चला कि x2 इक्वल टू आ गया आपका 1/4 x नॉट। समझ रहे हो कि अगर नेचुरल लेंथ से दोनों हमने कंप्रेस किया हो, मान लो 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कवर करेगा 3m वाला मास, और 3 सेंटीमीटर कवर करेगा, समझ रहे हो। हमें वो दिया नहीं है 3 सेंटीमीटर की टर्म्स में नहीं दिया, मैं एक्स नॉट की टर्म्स में दिया कि हमने कितना कंप्रेस किया था, एक्स नॉट। तो मैं बोल रहा हूं कि 4 सेंटीमीटर मान लो, 40 सेंटीमीटर मान लो कंप्रेस किया था, तो 40 सेंटीमीटर कंप्रेस किया था। तो जब आप उनको रिलीज करोगे दोनों नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे, दोबारा नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे, लेकिन जो बड़ा वाला मास है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर कवर करेगा, लेकिन छोटा वाला मास जो है वो 30 सेंटीमीटर कवर करेगा। ये समझना है आपने 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की कहानी जो मैंने बताई। अब हमने कैलकुलेट करना है v1 v2। उसके लिए भी अब आपको सारा मैं पीछे बता चुका हूं कि हम v1 v2 की कहानी कैसे पढ़ते हैं। v1 v2 निकालने के लिए हमें मालूम है ये इक्वेशन लगनी है। यहां पे क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में m v1 इक्वल टू 3m v2, 3m v2। तो यहां से फिर से हमने क्या काट दिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। इस बार इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है। कैसे लाई थी ये पीछे पढ़ो, जो मैंने पीछे सिखाया आपको, वहां से ये कैसे आई आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे v1 और v2 सिर्फ क्या है, v1 और v2 यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स हैं सिर्फ वेलोसिटीज के। मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए इस समय, क्योंकि डायरेक्शंस तो हमें पता है कि वो किस डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। फिर आ गया उसके आगे क्या, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इनिशियली उनके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट थी, दोनों के अंदर मिलके पोटेंशियल एनर्जी जो प्रेजेंट थी दैट इज हाफ, क्योंकि दोनों मिलके जो कंप्रेस हुए हैं वो एक्स नॉट हुए हैं। दोनों को एक्स नॉट नहीं किया है, दोनों जो मिलके कंप्रेस हुए हैं दैट इज एक्स नॉट। दैट इज वाई द टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम एट दैट टाइम इज हाफ के एक्स स्क्वायर, बट plus 0 no kinetic energy is present in both the masses because they are initially at rest, they were initially at rest। अब is equal to क्या आएगा, is equal to
how much potential energy will be, elastic potential energy will be present in the two masses? No, because they are at natural length. जब हम उनकी ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं V1 V2, तो उस समय वो नेचुरल लेंथ पे है. नेचुरल लेंथ में कोई भी उसके पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि हमने नेचुरल लेंथ को रेफरेंस माना होता है. अगर आपको याद हो तो नेचुरल लेंथ से ही हम ये कैलकुलेशन हमने की थी, और इसलिए नेचुरल लेंथ वाली पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखो, प्लस हाफ m V1 स्क्वेयर प्लस हाफ 3m V2 स्क्वेयर. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. इधर से हमने इस इक्वेशन को जब लिखा तो हाफ हाफ सबका कैंसिल हो गया. देखो, ये मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करके रखी है, आप इसको देख लो ध्यान से. मैंने क्या लिखा, आपको एम यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो V1 इक्वल टू क्या बन गया आपका, V1 इक्वल टू 3V2 बन चुका है यहाँ से. ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा नीचे. ये इक्वेशन क्या लिखी है मैंने, दिस इज द कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, दिस इज द कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ this of the system of the both blocks m and 3m. ये मैंने आपको अभी पहले समझा भी दिया. तो यहाँ से मैंने 1/2 काट दिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. तो 1/2 काट दिया. 1/2 काटने के बाद अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन जो बनी है वो ये बनी है. मैंने V1 की जगह क्या डाल दिया है, 3V2 का जब स्क्वायर किया तो 9V2 स्क्वायर नज़र आया, और यहाँ से फिर हमने ये लिख दिया. मुझे लगता है आपको सब समझ आ गया है. यहाँ से हमने V2 मैंने ये वैल्यू लिखी है, आपको नज़र आ रही है, √k/12m, स्मॉल m है, m x0 रूट के अंदर बिल्कुल नहीं है. ये आंसर निकाला क्योंकि x0 का स्क्वायर और यहाँ पे V2 का भी स्क्वायर है, रूट के अंदर जाके वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. और फिर उसके बाद जब हमने V2 निकाल लिया तो V1 इज इक्वल टू सिंपली थ्राइस ऑफ दिस वैल्यू. तो इसको इतना ही रखो आज वीडियो को. थैंक यू वेरी मच.